सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस जिसका कोड 086 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2022-23 यानी 2023 में जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बहुत से लोगों के डाउट्स होते हैं। अक्सर लोगों ने ये डाउट पुरानी जो सैम्पल पेपर के वीडियोज़ हैं उनमें पूछा है। जैसे लोग ये पूछते हैं कि क्या यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का मतलब ये है कि आपको इस पेपर से ये आइडिया लग जाएगा कि मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पेपर किस तरह का होगा, यानी कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल, कितने सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ईजी होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का एक आइडिया लग जाता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख के। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर बाई चांस आते भी हैं तो एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बताई कि उनके जो प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम है या जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ से इन सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आते हैं। बहुत से लोगों ने ये बताया कि पूरा का पूरा ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वही उनके प्री बोर्ड में आ गया। तो अपने प्री बोर्ड के लिए इसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग वीडियोस आएंगी जहाँ पर वहाँ के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी 20 आपका इंटरनल होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 39 क्वेश्चन होंगे 5 सेक्शंस के अंदर। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, तो जहाँ पर आपको चॉइस हो वहाँ पर कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए के अंदर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी वहाँ पर ऑप्शंस होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन ए के अंदर जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक है वो आपके डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और 17 से 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। तो चलिए उसे हम देख लेंगे। सेक्शन बी की बात कर लें तो यहाँ पर 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसे 30 से 50 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 50 to 80 वर्ड्स में देना है। इसी तरह सेक्शन डी की बात कर लें तो 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 5 मार्क्स कैरी करेंगे। 80 to 120 वर्ड्स। सेक्शन ई के अंदर 3 आपके सोर्स बेस्ड या इसे हम केस बेस्ड कहते हैं, यानी केस स्टडी दे दी गई होगी, कुछ थ्योरी वाला पार्ट ऐसे दे दिया होगा और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी केस का या उसी सोर्स का आपको असेसमेंट करना पड़ेगा और वहाँ से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके अंदर आपको सब पार्ट भी दिए जाएंगे। तो चलिए हम जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे वहाँ पर तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको साथ में ये भी बताता रहूँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से, किस पेज नंबर से। तो इसलिए आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लोगे तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द चेंजिंग कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब ये क्वेश्चन आपका आया है एक्टिविटी 2.9 जो कि पेज नंबर 23 पे आपको दी हुई है। वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, यहाँ पर जो आपका डिलीवरी ट्यूब है वहाँ से आपके HCl गैस निकलती है। आप जानते हो HCl हमारा एसिड होता है। तो एसिड है, इस वजह से कलर चेंज हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी एक्टिविटी के अंदर हमको एक बार ड्राई लिटमस पेपर लिया गया है, यानी सूखा वाला लिटमस पेपर, एक बार मॉइस्ट लिया गया है। तो जब सूखे वाले से टकराती है HCl गैस तो कोई भी कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उससे जब ये HCl गैस कांटेक्ट में आती है तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है इसका रीज़न क्या है। ए वाले में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखो, एसिड तो प्रेजेंट था। अगर हमने ड्राई लिया था वहाँ पर भी HCl निकल रहा था। जब हमने मॉइस्ट लिया यानी गीला लिटमस पेपर लिया वहाँ भी निकल रहा था। दोनों केस में एसिड तो था, लेकिन ड्राई वाले में कलर चेंज देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि एसिड अपना जो नेचर है, अपना जो बिहेवियर है वो तभी दिखाता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में होता है। तो जब सूखा आपने लिटमस पेपर लिया तो उस केस में उसे पानी नहीं मिल पाया, इसीलिए उसने कोई कलर चेंज नहीं किया। लेकिन जब हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, गीला लिया, तो ये HCl गैस उस वाटर के कांटेक्ट में रिएक्शन हुआ, वहाँ से H+ आयन रिलीज हुए। उस आयन के रिलीज होने की वजह से कलर चेंज हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो गलत है, बेस तो हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला पार्ट हमारा सही होगा कि कलर चेंज हमको क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सोल्यूशन। H+ आयन रिलीज होगा तभी हमको ये कलर चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज एसिड होते हुए भी कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फोर्थ में कह रहा है कि लिटमस की वजह से, तो लिटमस की वजह से कलर चेंज नहीं होता, एसिड और बेस होने की वजह से कलर चेंज देखने को मिलता है। तो इसका सी पार्ट सही होगा, ओनली ऑप्शन थर्ड।
सेकंड वाला क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ये तो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक का ही लिया गया है। पेज नंबर 12 पे आप देखोगे तो ये इक्वेशन दी हुई है। अगर कोई दूसरी इक्वेशन भी दे तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आसानी से कर ले जाओगे। ऑप्शन देख के हमको ये पता चल रहा है, हमको ये बताना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होकर बन क्या रहा है, ये चीज़ें भी बतानी है। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। MnO2 की बात कर लेते हैं। MnO2 के पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब MnO2 हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होके क्या बनना है, MnO2 से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ Mn बचेगा। लेकिन इस Mn को खाली देख के क्लोरीन भी इसके साथ जुड़ जाएगा। कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा उससे हमारा मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि देखो हमारे पास MnO2 था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, यानी ये रिड्यूस होके Mn और उसके साथ कुछ और भी जुड़ सकता है, लेकिन Mn तो होगा ही होगा। तो देख सकते हो MnCl2 बन गया। इसका मतलब MnO2 रिड्यूस होके क्या बनना है, MnCl2। तो रिड्यूस का ऑप्शन तो दोनों में ही है, ए और बी में। MnO2 रिड्यूस होके MnCl2 बनना इसमें भी है, और सी और डी में तो ऑक्सीडाइज की बात कर रहा है तो वैसे ही कैंसिल हो गया। HCl की हम बात कर लेते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। HCl यानी इसके पास हाइड्रोजन है, अभी HCl है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन चला जाएगा। हाइड्रोजन चला गया तो देखो सिर्फ क्लोरीन बचा। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ थे, हाइड्रोजन चला गया, सिर्फ क्लोरीन बचा। अब क्लोरीन के साथ कोई नहीं जुड़ा तो अलग बात हो गई, लेकिन हम सिर्फ यही देखेंगे कि पहले हाइड्रोजन इसके साथ था, यहां से चला गया तो क्लोरीन होना चाहिए। राइट साइड में देख लो, जहां पर क्लोरीन होगा ऑक्सीडाइज होके वही बनेगा। तो ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। तो देख सकते हो बी वाला ऑप्शन सही है, HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल एक्टिविटी 1.1 फर्स्ट वाली एक्टिविटी है। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही है, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द 4 गैसेस, आपको 4 गैसेस दी हुई है, CO2, CO, Cl2, O2, विच आर द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाले की बात कर लें, एसिडिक ऑक्साइड। तो देखो पेज नंबर 22 पे आप 2.1.6 इस वाले टॉपिक में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, यानी ऐसा नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हो ये दोनों ही हमारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या CO एसिडिक ऑक्साइड है, बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो सारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इसी तरह से फिगर 2.8 देखो पेज नंबर 30 पे, वहां आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीज है जो कि वाटर ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है। तो वहां लिखा हुआ है क्लोरीन, तो ये भी सही हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या चीज निकलती है, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहां आपको ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, CO2, ये तो सही है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। Cl2 ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये बात सही है। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, पूरी तरह से अगर नहीं जलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सारी चीज़ें सही है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन, इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो हो क्या रहा है, बेसिकली देखो ये हमारा जो कॉपर है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फेरस सल्फेट यानी FeSO4। तो क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, आप पेज नंबर 45 पे टेबल 3.2 देखो, जहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। वहां पर आयरन और कॉपर को कंपेयर करो। आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, और जितना ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे समझ सकते हो, आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। कॉपर को इसको हटाकर इसकी जगह बैठने के लिए कॉपर ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा, इसीलिए रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन में कोई चेंज नहीं होगा, जो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन हुई ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर। तो ये दोनों एसिड उसने पीएच पेपर पे डाले और कलर से उसे कंपेयर किया। कलर वाला चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है ना, तो उसी तरीके से उसने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। तो ये आप पेज नंबर 73 की एक्टिविटी 4.7 देखोगे, वहां पर ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट करने को आपसे कहा है। तो वो आपने पढ़ा होगा, किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि ये जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही पीएच उसका कम होगा, क्योंकि पीएच स्केल पे हमारा 7 है, 7 से आगे जाएंगे तो बेस, 7 से पीछे जाएंगे तो हमारा एसिड,
यानी जितना कम होगी pH की वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। pH ज़्यादा तो उतना ही वीक एसिड होगा। तो वीक कौन है? एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन वाइज हम करेंगे इसे। ए वाले की बात कर लेते हैं। ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ए और बी अनसैचुरेटेड में क्या होगा? एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होंगी कार्बन एटम्स के बीच में। तो ए तो अनसैचुरेटेड है, देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है। लेकिन बी की बात करें तो ये तो पहली बात हाइड्रोकार्बन्स है ही नहीं। हाइड्रोकार्बन देखो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन ही है, यानी ऐसा कंपाउंड जो पूरा का पूरा कार्बन या हाइड्रोजन से बना हुआ हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो यहाँ तो ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, इसलिए ए वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखते हैं भाई सी और डी में क्या है। तो देख सकते हो डी में पहले ही ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। तो डी तो आपका हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी की बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। अब आप पेज नंबर 71 पे एडिशन वाली रिएक्शन देखोगे तो आपको वहां पता चलेगा कि किस तरह से हम ए को सी में बदल सकते हैं। यानी हमको बदलना है ए को सी में। तो ए हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है, और सी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो इसकी जो डबल बॉन्ड है वो हट जाती है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये रिएक्शन कैसे हो पाती है? जब हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसे करा दे, अगर स्लो है तो उसे फास्ट करा दे। तो यहाँ पर भी कैटलिस्ट की यूज होता है। तो वो पूरा जो टॉपिक है आप पढ़ोगे ना एडिशन रिएक्शन वाला, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। डी भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें हर ऑप्शन में कुछ कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। डी की बात कर लें। एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस बी टू डी। यानी बी से डी में, बी को डी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करना पड़ेगा। अब पेज नंबर 70 पे एक्टिविटी 4.5 आप देखोगे, उसमें यही चीज की गई है, लेकिन बी टू डी नहीं बल्कि डी टू बी। नेक्स्ट पेज पे टॉप पे आप देखोगे जो रिएक्शन लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2OH ये लिखा हुआ है। यानी ये हमारा CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH हो गया। इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? CH3 COOH। तो देखो ये B बनता है, यानी CH3 COOH। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है जहां से ये ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो आपको रिएक्शन वगैरह याद भी नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अच्छा ये रिएक्शन तो आपकी ऑक्सीडेशन वाली थी, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा। यहाँ देखो बी वाले में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो बी टू डी हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है। एडिशन में तो ऑक्सीजन बढ़ेगा ना, इसका मतलब रिएक्शन बी टू डी नहीं होगी बल्कि डी टू बी होगी। 1 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर बी टू डी दिया था, सारी चीजें सही थी, बस अगर डी टू बी दिया होता तो सही हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये बायो क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, यानी यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शंस होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। लेकिन ये कैसे होंगे? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको लिखे होंगे, एक असर्शन ए से लिखा होगा, या तो ए लिखा हो खाली या फिर पूरा असर्शन लिखा हो, तो बात एक ही। ऐसा भी लिख सकता है, जैसे यहाँ असर्शन लिखा है ना, तो असर्शन की जगह ए लिख सकता है, रीजन की जगह सिर्फ आर लिख सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ए और आर का मतलब क्या है। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ए वाला ऑप्शन तब चूज करोगे जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ए में जो बात लिखी है और आर में जो बात लिखी है, अगर वो दोनों ही बातें सही हैं और आर में जो बात लिखी है वो ए का एक्सप्लेनेशन है, यानी ए क्यों सही है उसका एक्सप्लेनेशन आपको आर में मिल जाएगा। ए में जो बात लिखी है अगर उससे कोई पूछ ले कि ये जो बात लिखी है वो क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका जो रीज़न है अगर आर में लिखा हुआ है तब हम ए ऑप्शन चूज करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ए में लिखा है टुडे इज़ हॉलीडे और रीज़न में लिखा है टुडे इज़ संडे, और हकीकत में आज मान लो संडे है, तो ये दोनों बातें सही हो गई कि भाई संडे है तो छुट्टी होगी, और रीज़न में तो लिखा ही हुआ है टुडे इज़ संडे, तो ये भी बात सही है क्योंकि आज हकीकत में संडे ही है। लेकिन ए में जो बात लिखी है उसका एक्सप्लेनेशन आपको आर में मिल जाएगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि आज क्यों छुट्टी है तो आप कहोगे आज संडे है,
ठीक है, तो आप समझ गए। बी वाला ऑप्शन कब सिलेक्ट करोगे? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए और आर में जो बातें लिखी है वो सही है, लेकिन आर में जो बात लिखी है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए वाली बात को, ऐसे समझ लो। असर्शन तो वही है, रीज़न हम थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ लिख देते हैं टुडे इज़ मंडे। तो अगर आज हकीकत में हॉलीडे है तो ये बात सही होगी, और अगर आज मंडे भी है तो ये भी बात सही होगी। लेकिन आर में जो बात लिखी है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। कोई आपसे पूछे कि आज क्यों छुट्टी है, तो आप ये नहीं कहोगे आज मंडे है। संडे को समझ में आता है, संडे तो अंडरस्टूड है कि संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन मंडे है इसलिए छुट्टी है, ये कौन सा रीज़न हो गया? तो ये बात सही है कि हाँ आज मंडे है और आज छुट्टी भी है, लेकिन मंडे होना छुट्टी होने का रीज़न नहीं है, छुट्टी किसी और वजह से हो सकती है। तो उस केस में जब बातें दोनों सही हो ए और आर में, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को, तो आप बी ऑप्शन चूज़ करोगे। इसी तरह से आप सी ऑप्शन कब चूज़ करोगे? जब ए सही है और आर फॉल्स है। डी आप चूज़ करोगे जब ए गलत है और आर सही है। तो 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में क्या कह रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो पेज नंबर 10 पे आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है। और कैसे होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये चीज़ यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये बात सही है। रीज़न की बात कर लें, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि लाइट प्रोवाइड की जाएगी, लाइट एज अ एनर्जी दी जाएगी, तो एनर्जी जब दी जाती है तो वो एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज होती है। और पेज नंबर 10 पे आप वहाँ देखोगे जहाँ रिएक्शन है वहाँ दिया हुआ है कि ये कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक है, जहाँ पर लाइट को एनर्जी की तरह आप प्रोवाइड करते हो तब ये रिएक्शन होती है। तो अगर ए सही है आर गलत है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सी वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेग डैम इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH होल ट्वाइस इन एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है कि ये CaOH होल ट्वाइस नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह क्या होगा? CaO, क्योंकि CaOH होल ट्वाइस जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं उसका दूसरा नाम स्लेग लाइम है। तो यहाँ जो लिखा है इसका मतलब अगर हम समझें तो ये कह रहा है कि स्लेग लाइम बनेगा जब हम स्लेग लाइम को वाटर में मिलाएंगे। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया कि चाय बनेगी जब चाय में चाय पत्ती मिलाएंगे? भाई दूध में चाय पत्ती मिलाएंगे तो चाय बनेगी, ये तो समझ में आता है, लेकिन चाय में चाय पत्ती मिलाएंगे तो चाय बनेगी। जो चीज़ बनाना है वही रिएक्टेंट में आ गया, तो ये चीज़ कैसे सही हो सकती है? और वैसे भी पेज नंबर 6 पे आप देखोगे तो ये रिएक्शन आपको दी हुई है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग लाइम कहते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब क्या करना है? सोल्यूशन को एयर के अंदर ऐसे ही खुले में रख देना है, जहाँ एयर उसके कांटेक्ट में आ जाए। तो क्या होगा? ये सोल्यूशन धीरे धीरे मिल्की हो जाएगा, यानी मिल्क जैसा दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? एज अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। फेंट यानी बहुत हल्का सा एक सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब दो चीज़ें आपस में डिसॉल्व नहीं होती, मिक्स नहीं होती। तो डिसॉल्व नहीं होंगे तो वैसे ही वो सल्यूट के अंदर वो जो सॉल्वेंट है वो रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि एक चीज़ बनेगी जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। आपको क्या बताना है? एक्सप्लेन वाई अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बनेगा, इसका रीज़न बताना है। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो रीज़न बताना और केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखनी है। इक्वेशन तो मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन ये वाली इक्वेशन आपको नहीं लिखनी है। कौन वाली इक्वेशन लिखनी है? कि जब ये स्लेग लाइम बन जाएगा उसके बाद ये जब एयर के कांटेक्ट में आएगा और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि आपको पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। तो CBSE ने क्या आंसर प्रोवाइड किया है, चलिए उसी को हम देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है यानी CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेग लाइम कह रहे हैं, वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से हमको मिल्कीनेस देखने को मिलती है, या कह सकते हो जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना, उसी वजह से, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और वो जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। इतना लिख दोगे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और इक्वेशन लिखनी थी तो ये इक्वेशन आप लिख दोगे, यहाँ भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स का था ये। इसमें देखो आपको इंटरनल चॉइस दी है कि चाहे आप ये वाला कर लेते या फिर ये जो नीचे दिया हुआ है, कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल एंड रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल। तो बेसिकली कीर्ति ने क्या किया? 4 अलग अलग मेटल्स लिए, उनको एसिड से रिएक्ट करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या रिजल्ट मिला वो उसने टेबल में लिख लिया। आपको क्या बताना है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है एंड गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो पहले तो ये बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। जो सही है उसकी केमिकल इक्वेशन भी आपको लिख देनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉपर की।
जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए एक शर्त है, वो ये कि जो मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो पेज नंबर 45 पे जो टेबल 3.2 है वहाँ देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। आप देखोगे कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, और नीचे क्या है, एरो से आपको साइड में शो किया गया है, लेस रिएक्टिव, यानी कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है यानी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन होगी नहीं तो गैस रिलीज होगी नहीं। यहाँ कह रहा है गैस इवॉल्व हो रही है, तो भैया ये बात गलत है, तो ये वाला हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हो गया। आयरन की बात कर लें तो आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, यानी रिएक्शन हो जाएगी और गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये ऑब्जर्वेशन सही है। मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी और गैस रिलीज होगी, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि रिलीज नहीं होगी, तो गैस तो रिलीज होगी, नहीं लिखा है, इसके मतलब ये ऑब्जर्वेशन उसका गलत है। यस होता तो सही हो गया था। जिंक की बात कर ले तो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लेगा, रिएक्शन हो जाएगी, गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा सही है, यानी आयरन और जिंक वाला ऑब्जर्वेशन सही है। अब सीबीएसई ने जो आंसर दिया है उसको हम थोड़ा सा देख के समझ लेते हैं। तो देखो वो दोनों सही है, वो आप लिख दोगे क्या ये दोनों ऑब्जर्वेशन सही है, और आपको इक्वेशन लिखनी तो ये आप लिख सकते हो Fe + HCl क्या बनता है FeCl2, या कुछ केसेस में वो दूसरी तरीके से प्रोसेस होता है, वहाँ FeCl3 बनता है, वैसे जनरली FeCl2 ही बनता है। और ये चीज़ आपको एक्टिविटी 3.11 पेज नंबर 44 पे जो दिया हुआ है, वहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर ये रिएक्शन आपको लिखने को कहा गया था, और मैंने जब पढ़ाया तो वो सारी जो इक्वेशन है वो लिख कर दिखाई थी। तो वो वीडियोज़ अगर आपने देखी होगी तो ये जो इक्वेशन है आपको मालूम होगी कि क्या बनता है, आयरन HCl के साथ रिएक्ट करता है तब, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह जिंक का लिख दोगे, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन, तो ये दोनों लिखोगे, एक पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरी इक्वेशन पे भी 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 2 मार्क्स हो गया। अब यहाँ साइड में देखो ब्रैकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, नो डिडक्शन फॉर बैलेंसिंग या स्टेट। अगर इक्वेशन में आपने स्टेट नहीं लिखा और यहाँ तक कि आपने बैलेंस भी नहीं की इक्वेशन, तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। वैसे जो भी इक्वेशन आप लिखना एग्जाम में उसको बैलेंस ज़रूर कर देना, क्योंकि क्या पता बैलेंसिंग ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं लिखा था ना कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, सिर्फ कहा था इक्वेशन लिखो, इसलिए इतना लिख देना भी सही था। लेकिन अगर आप बैलेंस कर दोगे तो ज़्यादा सही है। यहाँ पर तो अनबैलेंस लिखा हुआ है, देखो क्लोरीन यहाँ पर 1 आइटम दिखा है और प्रोडक्ट साइड में देखो क्लोरीन के 2 आइटम है, तो बैलेंस इसने नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस नहीं किया गया कि कहीं जो कॉपी चेक करने वाला है वो किसी का गलत ना कर दे। अब सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, देख सकते हो ए बी सी के साथ रिएक्ट करेगा तो ए सी और बी बन गया। देख के ही समझ सकते हो अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ए बी को डिस्प्लेस कर रहा, हटा दे रहा, उसकी जगह ले ले रहा, ए सी बन गया, बी को बेचारे को किनारे कर दिया, बाहर निकाल दिया। सेकंड वाले पार्ट की बात करें, ए बी और सी डी रिएक्ट करे तो ए सी और बी डी हो गया। इसका मतलब ए ने सी के साथ सेटिंग कर ली और बी ने डी के साथ सेटिंग कर ली, एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे ने, यानी दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, यानी इसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन ये आपको बताना, मैंने बता दिया। गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप इन फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ बैलेंस लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग आपको करनी है, अगर नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो पेज नंबर 10 पे आप देखोगे तो 3 इक्वेशंस आपको दी होंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो कोई एक आप लिख सकते हो। इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर पेज नंबर 11 पे आप जाओगे तो वहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, उसे आप लिख सकते हो। दूसरी इक्वेशन भी बहुत सारी हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, वो भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपनी एनसीईआरटी की ही इक्वेशन लिखो, क्योंकि जो आंसर शीट मिलती है ना कॉपी चेक करने वाले को, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहती है। यहाँ देख सकते हो जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम रिलीज़ की है, जो आंसर शीट होगी कॉपी चेक करने के वाले के पास, तो उसमें क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा, आधा मार्क्स मिल गया। इन 3 इक्वेशन में से कोई एक लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और ये तीनों आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट बता दिया आपने तो हाफ मार्क्स इसमें मिल जाएगा, इक्वेशन लिख दी तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें, ये आपको फिगर दी हुई है, पेज नंबर 30 भी देखोगे तो ये आपको फिगर मिल जाएगी। तो फिगर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ए पार्ट में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द गैसेज इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एनोड साइड में आपका क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड साइड में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये हो गया। कौन सा प्रोसेस यहाँ पर अकर हो रहा है, आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस होगा। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमको देखो क्लोरीन मिलता है, दूसरा अल्कली मिलता है यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलता है। सी वाले में क्या कह रहा है, इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखनी है और इस प्रोसेस को पूरा बताना है। तो ये देख सकते हो सीबीएसई ने जो आंसर प्रोवाइड किया है वही, एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तो अल्कली होता है, क्लोरीन गैस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है।
और सी में आपको इक्वेशन लिखनी थी, तो ये इक्वेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी है वही आपको लिख देना है। अब सेक्शन डी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सृष्टि हीटेड इथेनॉल विद अ कंपाउंड ए इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इस नाम से ही आप समझ जाओगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है कि ये कौन सा कंपाउंड है। इसे हम ईस्टर कहते हैं, यानी स्टेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पेज नंबर 73 ओपन करोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ए वाले हमसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ए एंड सी। ए क्या है, तो भाई देखो इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, देख सकते हो बुक में, इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ। तो बी नाम का कंपाउंड बनाता है जिसे ईस्टर कहते हैं। अब इस बी को जब ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो इथेनॉल मिलता है और एक कंपाउंड सी मिलता है। तो उसी 73 पेज पे जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसी के नीचे ये चीज़ें दी हुई हैं कि जब उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इथेनॉल मिलता है और साथ ही में क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो मिलता है। ठीक है, तो ए और सी आप बता दिया। यहाँ देख सकते हो सीबीएसई ने जो आंसर लिखा हुआ है वो क्या है, ए में क्या है, ए वाला हमारा इथेनोइक एसिड है या कोई और भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिख सकते हो। और सी वाला कंपाउंड कौन सा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड लिख दो, या कह सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर सोडियम इथोनेट लिख सकते हो। कोई भी आपने लिख दिया तो आपका आंसर सही होगा। तो ये दोनों कंपाउंड के नाम बताने पे आपको हाफ मार्क्स यानी टोटल 1 मार्क्स मिल जाएंगे इस ए वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं कि 1 यूजेस ऑफ ईच कंपाउंड ए एंड बी यूजेस भी आपको दिया हुआ है। वहाँ पर ए की बात कर लें तो इसका जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसको विनेगर की तरह यूज़ किया जाता है कुकिंग में, और प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स यानी अचार वगैरह ख़राब ना हो उसके लिए इसे डाला जाता है। इस पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सी वाले की बात कर लें, अच्छा बी के भी यूजेस आपको बताने हैं, यूजेस ऑफ कंपाउंड ए एंड बी दोनों बताना था ना। तो बी यूज़ होता है परफ्यूम्स के अंदर, फ्लेवरिंग एजेंट। सी वाले में क्या कह रहा है, राइट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एंड नेम द रिएक्शन। तो इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई उस रिएक्शन का नाम भी आपको लिखना है। तो ये देख सकते हो सी वाले पार्ट में जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं यही आपको लिखनी थी। तो चाहे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसी में आपको ऑप्शन भी था। इसमें ये पार्ट क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद इथेनॉल एट 443 केल्विन, और रिएक्शन भी बतानी है कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हुई। तो इस ए वाले पार्ट का आंसर आपको पेज नंबर 72 का जो सेकेंड पार्ट है यानी एक्टिविटी 4.6 से नीचे देखोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहीं से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीबीएसई ने क्या आंसर दिया उसको देख लेते हैं। ए वाले पार्ट का आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी वाटर के रिमूवल में ये हेल्प करता है। तो वाटर का रिमूवल हो रहा है तो उस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ देख सकते हो ये रिएक्शन है, यहाँ पर एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हमारा C2H4 बनेगा और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। तो ये आपने लिख दिया, तो दोनों पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, यानी ए वाला पार्ट हमारा 2 मार्क्स का था। बी की बात कर लेते हैं। रिशु बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल द 2 सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो रिशु ने क्या किया, गलती से लेबलिंग नहीं की, उस पर स्टिकर वगैरह नहीं लगाया टेस्ट ट्यूब पे कि किसमें हमने इथेनॉल लिया है और किसमें हमने इथेनोइक एसिड लिया है। तो आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करना है ताकि उसकी पहचान हो सके उस सब्सटेंस की सही तरीके से, और वो कौन सी रिएक्शन है ये भी आपको बताना है। केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखनी है, यानी टेस्ट ट्यूब पे लेबलिंग नहीं की। अब वैसे नहीं समझ में आ रहा है कि इथेनॉल कौन से में टेस्ट ट्यूब में है और इथेनोइक एसिड किस में है, तो उसके लिए उसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको बताना है कौन सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिएक्शन होगी वो आपको पूरा लिख के बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। तो एक तो समझ लो पेज नंबर 74 पे जो एक्टिविटी 4.9 दी हुई है उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी विद सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, 1m विद सैंपल्स। इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट वेयर एज इथेनोइक एसिड गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट ले लिया या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, उससे आप रिएक्ट करा लो थोड़ा सा लेके और रिएक्ट करा लो। तो ये रिएक्शन हो गई टेस्ट करने के लिए। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, होगा ये कि ये जो आपने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यही हमारा जो सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो भी आपने लिया है वो इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या देखने को मिलेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी बबल्स बहुत हाई एनर्जी के साथ निकलते हुए आपको दिखेंगे। तो जहाँ पर भी आपने ब्रिस्क एफरवेसेंस देखा, बबल्स को जनरेट होते हुए देखा, तो समझ जाओगे कि ये कौन सा है, इथेनोइक एसिड है। और रिएक्शन आप लिख सकते हो कि आपने ये इथेनोइक एसिड लिया, उसको रिएक्ट करा दिया सोडियम कार्बोनेट से, तो आपका ये रिएक्शन इस तरह से बनेगी। इसी को आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन आपको
उसी पेज नंबर 74 पे दी हुई है। तो वो दोनों ही रिएक्शन आपको नहीं लिखनी, कोई एक ही लिख देना है जिससे भी आपने रिएक्ट करा। आप दोनों से रिएक्ट करा के तो टेस्ट करोगे नहीं, टेस्ट में तो बस एक से ही हमारा काम हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हो, 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। अब बढ़ते हैं सेक्शन ई पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 है। ये आपका केस बेस या डाटा बेस कह सकते हो। यहाँ पर आपको डाटा दिया होगा, उसी को एनालाइज करके, उसको समझ के, और फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देने हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट उन्होंने डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेट करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट अंडर आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो दोनों स्टूडेंट ने कहा कि हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है, लोहे की जो चीज़ है, वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में उस पर क्या इफेक्ट होता है। 2 स्टूडेंट हैं, दोनों अपने अलग अलग तरीके का आयरन की चीज़ लेंगे और ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सेम बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगी, यानी वही टेम्परेचर, उसी का तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, यानी सारी कंडीशन वही होगी, बस 2 अलग अलग तरीके के आयरन ऑब्जेक्ट होंगे। वो कौन से हैं अभी हम देखेंगे। दे मेजर द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर प्लेसिंग इट पार्शली इमर्स्ड इन 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml वाटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डालने से पहले, उस लोहे की चीज़ को डालने से पहले उन्होंने उसके मास को मेज़र कर लिया, कितना मास है इसका। कुछ दिन के बाद उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया, निकाल लिया गया उस पानी से, उसको सुखा लिया गया और उनके मास को मेज़र कर लिया गया। टेबल में आप रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। स्टूडेंट ए की बात करें तो उसने ऑब्जेक्ट क्या लिया, एक नेल ली, लोहे की एक कील ली, और बी ने क्या लिया, एक पतली सी लोहे की प्लेट ली। तो दोनों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया और अलग अलग अपना उसको पानी के अंदर डाल दिया था। तो पानी में डालेगा, पानी और वाटर के जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो वहाँ रस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है जो ऑब्जेक्ट लिया था, नेल या थिन प्लेट, रस्टिंग से पहले उनका मास क्या था। तो रस्टिंग से पहले 3 ग्राम मास था। थिन प्लेट की बात कर लें तो 6 ग्राम मास था। मास ऑफ कोटेड ऑब्जेक्ट इन ग्राम, रस्टिंग होने के बाद उसके ऊपर एक कोटिंग सी देखने को मिलेगी। तो नेल का मास क्या हो गया, 3.15। थिन प्लेट की बात कर लें तो 6.33। अब यहाँ पर देखो, अगर नेल 3 ग्राम, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6.30। तो यहाँ देख के ऑब्जर्व कर सकते हो जो नेल है, रस्टिंग के बाद उसका मास कम है एज कंपेयर टू थिन प्लेट। थिन प्लेट का 6.33 है, यानी 0.03 इतना ज़्यादा उसे मास देखने को मिल रहा है थिन प्लेट में। तो ए वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर द वेरीड ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 स्टूडेंट। इन दोनों स्टूडेंट को जो ऑब्जर्वेशन में जो फ़र्क आया है वो क्यों है। ए वाला ऑब्जर्व कर रहा है तो वहाँ पर क्योंकि उसने 3 ग्राम लिया था, उसको अगर हम डबल कर दें तो बाद में मास कितना हो रहा है, 6.30 हो रहा है। वहीं थिन प्लेट का 6.33 हो रहा है, प्लेट का ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगा, यार जो नेल है हमारी, ये रस्टिंग कहाँ होती है, सरफेस पे होती है ना। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ रस्टिंग भी ज़्यादा होगी, रस्टिंग ज़्यादा तो मास उसका ज़्यादा होगा। तो नेल का अगर आप सरफेस एरिया देखो, उसको एक सिलेंडर की तरह मान लो, तो उसका सरफेस एरिया आपको कम मिलेगा। वहीं जो प्लेट होती है, क्योंकि पतली होती है और प्लेट का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा और रस्टिंग ज़्यादा, रस्टिंग ज़्यादा तो उसका मास भी ज़्यादा। तो देख सकते हो जो आंसर हमको दिया है सीबीएसई ने वो क्या दिया, रस्टिंग अकर्स इन बोथ ए एंड बी, रस्टिंग दोनों में ही हुई। सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन मास, तो मास में इंक्रीज हमको देखने को मिला। अब क्योंकि जो सरफेस एरिया बी का था वो ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर रस्टिंग भी हमको ज़्यादा देखने को मिली। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इन अनदर सेटअप ऑफ स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल विद जिंक मेटल एंड नोटेड दैट आयरन नेल कोटेड विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। एक दूसरा सेटअप है जहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया, जो लोहे की कील थी उस पर जिंक का जो मेटल है उसको कोट कर दिया, उसकी लेयर चढ़ा दी, क्योंकि जिंक से क्या होता है, रस्टिंग नहीं हो पाती, रस्टिंग को रोकता है ये। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जिंक इनिशियली एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। एक तो फिजिकल बैरियर, भाई जिंक तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जिंक उसको चारों तरफ से घेरे है तो वाटर और एयर यानी जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो रस्टिंग नहीं हो रही है। तो एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है, रुकावट की भी काम कर रहा है। बट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिंक इज दैट इट कंटिन्यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग इवन इफ द लेयर ऑफ जिंक इज डैमेज। जिंक की लेयर चढ़ाने से एक फ़ायदा ये होता है, अगर जिंक की लेयर डैमेज भी हो जाती है, अगर रिमूव भी हो जाती है, तो भी वो रस्टिंग को रोकता है। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, नेम दिस प्रोसेस ऑफ रस्ट प्रिवेंशन एंड गिव एनी टू अदर मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो मेथड जहाँ पर किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे हम जिंक को चढ़ा देते हैं ताकि उसकी रस्टिंग को रोका जा सके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, पढ़ा होगा तो आप जानते हो, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 1 मार्क्स मिल गया। कह रहा है कि और भी आपको 2 मेथड बताने हैं जिससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, एलाइंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं इनमें से। तो कोई भी 2 लिख दोगे, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल आपका ये 1 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन था, दूसरा पार्ट भी आप कर सकते थे।
यानी सिर्फ बी वाले में ऑप्शन है, ये थोड़ा ध्यान देना। पूरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं है, यानी जो ए वाला पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है। बी वाला चाहे ये वाला बी कर लो या इसी बी में आपको ऑप्शन था कि ये वाला बी कर लो, ठीक है। तो सिर्फ बी वाले पार्ट में, उस क्वेश्चन नंबर 37 के बी वाले पार्ट में ही आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन। तो यहाँ पर जो आयरन के सामान दिए हुए हैं किसमें रस्टिंग ज़्यादा होगी, आपको अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करना है, रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों है। ए बी सी डी क्या है भाई, इसमें देखते हैं। ए की बात कर लें तो एक बकेट है, इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक, जिंक की कवरिंग की गई है, यानी यहाँ पर रस्टिंग ना के बराबर होगी, रस्टिंग को रोका गया है। बी की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कवर कर दिया गया, तो यहाँ भी रस्टिंग को रोका जाएगा। सी वाले पार्ट की बात कर लें, आयरन हिंजेस ऑन अ गेट। तो हिंज जॉइंट क्या होता है, वो फ्री मोशन कराता है। गेट वगैरह क्या होता है, खुलता बंद होता है ना, तो वो हिस्सा देखोगे आप जाके ऑब्जर्व करना कि वॉल में एक हिस्सा फिक्स होता है, ठीक है, ऐसे लोहे का होता है, ऐसे गोल टाइप का होता है वो, और जो आपका गेट होता है उसका एक हिस्सा उसी में फिक्स होता है। उसी पॉइंट पे जो आपका गेट है वो घूमता है। यहाँ फिगर में देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है, ये आपको जो 3 दिख रहा है, यही हिंज जॉइंट कहलाता है, यानी इसी के अबाउट गेट ऐसे पीछे जा सकता है, आगे आ सकता है, ओपन क्लोज हो सकता है। तो कह रहा है ये लोहे का है, इसमें कैसी रस्टिंग होगी। अब यहाँ देखो सी वाले में हमको देख के समझ में आ रहा है कि आयरन हिंजेस है, लोहे का ये बना हुआ है, इसकी रस्टिंग रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं कह रहा है। पहले डी वाला पार्ट भी देख लेते हैं, पेंटेड आयरन फेंस। तो यहाँ पेंटिंग कर दी गई, इसका मतलब क्या हुआ, आयरन बकेट थी, जिंक से कवर कर दिया, रस्टिंग को रोकेगा। इलेक्ट्रिसिटी केबल थी, आयरन वायर की बनी हुई, एल्यूमिनियम से कवर कर दिया, रस्टिंग को रोकेगा। आयरन फेंस थी, पेंट कर दिया, रस्टिंग को रोकेगा। लेकिन ये सी जो है, इसकी रस्टिंग रोकने के लिए तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो रस्टिंग है वो कहाँ देखने को मिलेगी, इसी आयरन हिंजेस के अंदर हमको देखने को मिलेगी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब सी इसका आंसर सही होगा। तो देख सकते हो ये बी वाले पार्ट में सी, आयरन हिंजेस ऑन द गेट। क्यों ऐसा है ये भी बताना है। आयरन इन कॉन्टैक्ट विद बोथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड वाटर वेपर, इसलिए क्योंकि आयरन, क्योंकि कोई कवरिंग नहीं की गई पूरी तरह से, वो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है या हमारे जो वाटर वेपर है उसके कांटेक्ट में है, तो रस्टिंग आराम से हो जाएगी। तो ये इसका रीज़न हो गया। तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग वीडियोस आएगी, वहाँ पर हम उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो वो जो वीडियोस आएंगी या और भी जो सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो आएगी, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ पर जितने भी 2023 के सैम्पल पेपर है उन सब की वीडियो अरेंज हो जाएगी। उस सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर करते रहता हूँ। जैसे मैंने सैम्पल पेपर का लिंक भी शेयर कर दिया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो सब्जेक्ट पढ़ना हो पढ़ सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।